नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कानून व्यवस्था पर सियासत कब तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी की ने कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यूपी में पूरब से पश्चिम तक गोलीबाजों का तांडव, बदमाशों के निशानों पर पत्रकार, नेता, सिपाही। यूपी के कई शहरों में फायरिंग की वारदात। बलिया में पत्रकार की गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ में बीडीसी मेंबर की हत्या। बागपत में भी युवक को सुलाया मौत की नींद। कानून व्यवस्था पर सियासत कब तक। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सिचुएशन बिल्कुल गंभीर होती जा रही है। सूबे में ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। क्या सपा, क्या कांग्रेस, क्या बसपा, सब शासन और प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं। आखिर यूपी में हो क्या रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण की स्थिति अति खराब व दयनीय होने की वजह से वह इससे दुखी व पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के खास मकसद से ये करनी पड़ रही है। और लेकिन इसके लिए ये भी मैं बताना चाह रही, जिनको हम प्रत्येक समाज के हिसाब से बीएसपी के जिन वरिष्ठ लोगों को अधिकृत किया जाएगा, लेकिन इसके लिए हमारी पार्टी के अधिकृत किए गए लोग घटना स्थल पर कोई धरना प्रदर्शन आदि नहीं करेंगे। ये मेरे सख्त निर्देश हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी यहाँ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन, खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, इसके साथ ही खासकर उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी यहाँ अपराध थमने के नाम नहीं ले रहा है। और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी आए दिन यहाँ हत्या व जुल्म जाति आदि के शिकार हो रहे हैं, जो प्रदेश की ये अति दुखद स्थिति है। आजमगढ़ मंडल में पत्रकार की हुई हत्या इसका ताजा उदाहरण है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बलिया, आजमगढ़ और बागपत की घटना को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ अपराध चिंता की बात और सरकार सिर्फ दावे कर रही है। कांग्रेस ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पत्रकार भी अब सूबे में सुरक्षित नहीं है। साथ ही पत्रकार के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। रतन सिंह जी, जो सहारा के एक सशक्त लोकप्रिय पत्रकार थे, उनको पहले दौड़ाया गया। जब शरण लेने के लिए वो प्रधान के घर में गए तो वहां घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। कहां है उत्तर प्रदेश में राम राज तो छोड़िए पुलिस का शासन। देश के चौथे स्तंभ के इतने वरिष्ठ निर्भीक पत्रकार की जिस निर्ममता से हत्या की गई है, लगता है अब पुलिस का खौफ अपराधियों के, अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं। 1 करोड़ का मुआवजा उनके परिवारजनों को दिया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कम से कम इस देश में, इस प्रदेश में कलम चलती रहे। चौथा स्तंभ तो निर्भीक होकर अपनी बात कहता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ अपराध चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। शासन से लेकर प्रशासन तक लगातार क्राइम ग्राफ के घटने की बात करते हैं, लेकिन वो जमीन पर घटता नहीं दिख रहा। अब देखने वाली बात यही होगी कि आपराधिक घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई के बजाय सियासत कब रुकेगी। अब सवाल भी उठता है कि कानून व्यवस्था पर सियासत कब तक।
तो कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, हर पार्टी ट्विटर पर वार कर रही है, सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से समय यूपी में कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं हर पार्टी अपने अपने सवाल दागती नजर आ रही। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे चैनल हेड आशीष चित्रांशी जी जुड़ चुके हैं, शैलेश सिंह शैलू हमारे साथ बीजेपी विधायक बलरामपुर से जुड़ चुके हैं, आशुतोष उपाध्याय सपा विधायक देवरिया से जुड़ चुके, ओमकार नाथ सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सर, जिस तरीके से कानून को लेकर के सियासत की जा रही है, हर पार्टी ट्विटर पर वार कर रही है, सवाल खड़े कर रही है, ऐसा लग रहा है कि इस समय सिर्फ कानून व्यवस्था हावी है और कोई मुद्दे बचे नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आज की डिबेट में हम कानून व्यवस्था की जो उत्तर प्रदेश में हालत है इसकी चर्चा तो करेंगे। आखिर जो संग्राम मचा हुआ सियासी संग्राम, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा के साथ जो आज जो विषय और रहेगा वो ये रहेगा कि आखिरकार हर सरकार में विपक्ष के पास कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा क्यों होता है। क्या जो है कानून व्यवस्था ही ये फर्टाइल मुद्दा है, ये सदाबहार मुद्दा है? क्यों आखिर यही मुद्दा हमेशा? क्या कानून व्यवस्था ओटों की खेती के लिए सबसे अच्छी खाद का काम करता है? आखिर कानून व्यवस्था ही क्यों नौजवान, किसान, रोजगार का मुद्दा हो, आप कोरोना काल में निजी अस्पतालों में मची हुई लूट हो, उस पर इस कदर इतना जोश विपक्ष में नहीं नजर आता है कि आम जन सरोकार के मुद्दों को लेकर के इसी जोश खरोश के साथ प्रदर्शन करे, ट्वीट करे, फेसबुक पर आए, सड़क पे आए, ये नजर नहीं आता। ये बहुत मौजूद सवाल है। और आखिर साल दर साल और सरकार दर सरकार ये कानून व्यवस्था का मुद्दा कायम क्यों है? आखिर आज तक तमाम सरकारें आती रही, जाती रही। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सभी विपक्षी दल उंगली उठा रहे हैं। इसके पहले समाजवादी सरकार में किस कदर जो है कानून व्यवस्था मुद्दा था। कानून व्यवस्था के को ही मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी 2017 में सत्ता में आई उत्तर प्रदेश में। तो आखिर साल दर साल, सरकार दर सरकार ये कानून व्यवस्था का मुद्दा कायम क्यों है, ये आज हमारे बहस का मुद्दा होगा। और सबसे पहले हम सत्ताधारी दल के विधायक हमारे साथ शैलेश सिंह शैलू जी हैं। शैलू जी, आखिर ये कानून व्यवस्था का मुद्दा, आप इसी कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा मुद्दा बना करके पूरे उत्तर प्रदेश में गए, हर विधानसभा में आम आदमी तक आप गए कि आप अब जो है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आपके संकल्प पत्र में भी था, पुलिस सुधार से लेकर कानून व्यवस्था के सुधार तक आपके संकल्प पत्र में था। आखिर 3 साल, 3.5 साल बीत जाने के बाद भी विपक्ष के पास ये सबसे बड़ा हथियार कानून व्यवस्था का मुद्दा क्यों कायम है? क्यों वो सबसे बड़ा हथियार इसे बना रही है? देखिए जितना जी, जहां तक कानून व्यवस्था का मामला है, उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2016 से अब तक कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार हुए हैं। उसके अपराधों में गिरावट आई है। समाज 2016 से अब तक लगभग 30% की कानून अपराधों में गिरावट आई है। हर क्षेत्र में, चाहे वो आपराधिक रहा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहा हो, हत्या, लूट, बलात्कार, हर क्षेत्र में आपको व्यापक गिरावट यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। और आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े इवेंट्स हुए यहाँ पे, 24 करोड़ लोग कुंभ मेला में आए, लेकिन कोई भी एक घटना नहीं हुई। आप देखे होंगे कि जितनी घटनाएं सीए को लेकर के उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति अन्य प्रदेशों से रही। राम मंदिर का मुद्दा आया, जबकि 500 साल पुराना मुद्दा था। कितनी बार यहाँ पे विभिन्न सरकारों के समय में दुनिया भर के दंगे के साथ झगड़ा, मारपीट से गोलियां चलाने तक की नौबत आ गई, लेकिन जरा सा भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसकी वजह से हम कह सकें कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है। शैलू जी, आपने कुंभ की बात की, आपने 500 साल पुराने राम मंदिर के मुद्दे की बात की, आपने सीए की बात की। हम कानून व्यवस्था की जो अपराधी बेखौफ हैं, आप आंकड़ों में कह रहे हैं गिरावट आई है। मैं आपको 2018 के आंकड़े बता दूं कि 2018 में 11.5% जो पूरे देश में जो अपराध हुए, उसमें अकेले उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 11.5% थी। और आपको मैं बताता चलूं कि मर्डर में उत्तर प्रदेश नंबर 1,
जो है रेप में तीसरे नंबर पे, दलित अपराध में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बच्चों के खिलाफ अपराध में नंबर 1, आर्थिक अपराध में नंबर 1, साइबर क्राइम में नंबर 1। आखिर कहां पे कैसे कानून व्यवस्था में सुधार हुई? आप कह रहे हैं आंकड़े कम हुए हैं। आंकड़े नहीं, आंकड़े बहुत कम हुए हैं। इससे पहले था कि अपराधों की जो भी घटनाएं होती थी, आपराधिक घटनाओं में, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। आज आदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का कि कोई भी छोटी बड़ी कोई घटना हो, तत्काल उसका रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे थाने पे उसके एफआईआर दर्ज हो, संबंधित को सूचना दी जाए कि इस तरह से। इसलिए आपको आंकड़े की, लेकिन आप हर तरह से अगर तुलना करेंगे तो 30% 2016 की तुलना में 30% गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है, विश्व का 5वां देश के बराबर उत्तर प्रदेश है। हम आंकड़ों की तुलना करें तो हम तुलना तभी कर सकते हैं जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, सारे लोग हैं, उनके समय भी आपने देखा होगा इस तरह से अपराधों की श्रृंखला कितनी तेज थी, कितना सिलसिलेवार अपराध होते थे। लेकिन आज हर क्षेत्र में हमने केवल तुलना इसलिए की राम मंदिर की और सीए की कि अन्य देशों प्रदेशों में प्रदर्शन हुए उसमें, और यहाँ पे थोड़े बहुत प्रदर्शन हुए, तुरंत उस पर नियंत्रण किया गया। और उत्तर प्रदेश में इस तरह कभी कोई घटनाएं वर्षों में आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी। एक आपकी सब बातें मैं मान लिया कि बिल्कुल उत्तर प्रदेश में शांति, अमन, चैन, भाईचारा है, प्राणियों में सद्भाव है, सब मान लिया। लेकिन आपको मैंने बताया कि 2018 के जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उसमें पूरे देश में जितने कुल अपराध हुए उसमें 11.5% अपराध सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुए। इसके साथ एक आंकड़ा और मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो वायलेंट क्राइम, जघन्य जो अपराध होते हैं, हिंसक अपराध जिसमें हत्या की कोशिश, रेप, डकैती, दंगा, ये सब वायलेंट क्राइम में गिने जाते हैं। वायलेंट क्राइम में, पूरे देश के वायलेंट क्राइम में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 15% रही, यानी कुल अपराधों में 11.5% और वायलेंट क्राइम में 15%, यानी गंभीर अपराध उत्तर प्रदेश में और ज्यादा हुए हैं। अब विभिन्न प्रदेशों में देखिए, अभी हम बंगाल की ही तुलना करें, बंगाल में आप देखिए किस तरह के अपराध हो रहे हैं, सरेआम लोगों को मार दिया जा रहा है। अगर आप किसी तरह का प्रदर्शन धरना करते हैं तो उस पर किस तरह से उनके साथ हिंसक वारदातें की जाती हैं, किस तरह की घटनाएं हैं, लोग अपनी बात नहीं रख सकते हैं। इन सब की तुलना में सरू भाई ठीक है, बंगाल आज हम उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए बहस है, ये चर्चा उत्तर प्रदेश के दर्शकों के लिए है, इसलिए बंगाल हमको नहीं जाना है, बंगाल की बात यहाँ पे करने कोई मतलब नहीं है। हम समाजवादी पार्टी के एमएलसी, हमारे साथ शशांक यादव जी जुड़े हुए हैं। शशांक जी, क्या कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, ये मुद्दा आपको सबसे ज्यादा खाद पानी आपको देता हुआ नजर आ रहा है? इसी से आप फिर ऑटो की खेती करेंगे 2022 में। आपको बाकी नौजवान, बेरोजगार, किसान, दुनिया भर के मुद्दे हैं, कोरोना काल में परीक्षाएं करवाई जा रही हैं, आप किसी मुद्दे पे आप जो है इस तरीके से मुखर और इस तरीके से जोशो खरोश में नजर नहीं आ रहे हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे को ही आप पूरी तरीके से 2022 में खाद पानी ऑटो का मान रहे हैं। शशांक जी, आपने कोरोना काल की चर्चा की, विधायक जी अगर कुछ बोलने का मौका दे तब तो मैं कुछ बोलूं। किसी भी दल ने, भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी दल ने, सैलू भाई, शशांक यादव जी को बोलने दीजिए। आप शशांक यादव जी को रोकना चाहूंगी जी। शशांक जी आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की महान जनता जानती है, समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी के लोगों ने अगर उत्तर प्रदेश में कितना काम किया है, शशांक जी आप बोल सकते हैं, बोलिए आप। आवाज और डिस्टर्बेंस आ रही है, विधायक जी को रोकिए। करने के अलावा कभी। शैलेश जी मैं आपको रोकना चाहूंगी, शशांक जी आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि खाद पानी क्यों कानून व्यवस्था आपको दे रही है जी। तो इतना जान लीजिए कि कानून व्यवस्था एक एहसास की चीज है और सत्ता हमेशा सवाल हुए हैं, हमेशा होते रहेंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था वो चीजें जनता से सीधे जुड़ी होती है, एक साधारण व्यक्ति से लेकर और एक जो पूंजीपति या सत्ता में बैठा हुआ होता है उसके लिए भी यही दिक्कत होती है कि कानून व्यवस्था ही उसको, और सरकार की निशानी होती है कानून व्यवस्था। अभी हमारे साथी तमाम बातें कर रहे थे और आपने भी मुझसे एक सवाल किया था कि क्या केवल कानून व्यवस्था के दम पर आप 2022 के चुनाव में जाएंगे? तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, अभी मात्र इन्होंने 2 दिन का 48 घंटे का सदन बुलाया था,
हमने वहां पर जिन प्रमुख मुद्दों को लेकर जो वहां पर सदन की शुरुआत में ही जो हमने अपना इंटेंशन जाहिर किया था, हम कोरोना काल में हमने मुद्दा उठाया था किस तरीके से दो कैबिनेट मंत्री गए और किस तरह से जो लापरवाहियां वहां पर की जा रही है। हमने मुद्दा उठाया वहां पर कि जो बेरोजगारों के लगातार रिजल्ट उत्तर प्रदेश के अंदर निकल के नहीं आ रहे हैं। हमने मुद्दा वहां पर यह उठाया था कि किस तरीके से विकास के लिए जो चीजें जा रही हैं वो नीचे जमीन पर नहीं उतर रही है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था एक मुद्दा हमेशा सर्वोपरि इसलिए रहता है कि ये हर व्यक्ति शशांक को जी, टच करता है। 48 घंटे के सत्र में आपने ये सारे मुद्दे उठा करके खाना पूर्ति कर ली, आपका काम हो गया। इसके बाद अब फिर कानून व्यवस्था पर संग्राम। लेकिन अभी जो आपने बड़ी ज्ञान की बातें की कि उद्योगपति भी, पूंजीपति भी, आम आदमी भी, किसान भी, नौजवान भी, सबके लिए शशांक जी सवाल एक बार सुन लीजिए। आप सवाल सब हर व्यक्ति, आम आदमी, खास आदमी, नौजवान, किसान, पूंजीपति, उद्योगपति, सबको कानून व्यवस्था से सभी लोग जो है जुड़े रहते हैं, सबको उसका जो है उसकी चिंता होती है। तो आप ये बताइए, ये ज्ञान की बातें 2012 से 2017 के बीच में क्या आपने अपने मुख्यमंत्री को नहीं दी थी? आखिर 2012 से 17 के बीच कानून व्यवस्था इस प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्यों था? 2012-17 के बीच में कानून व्यवस्था को लेकर ही उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य और दुनिया में तीसरा राज्य बना जिसने डायल 100 को यहां पे लाए थे, सिर्फ इसीलिए कि लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जाए। 2012 से 17 के बीच में ये जो डेवलपमेंट का एजेंडा रखा था, वो एजेंडा आज भी सभी सरकारें उसको फॉलो करने के लिए मजबूर हैं। आज जो भी चीजें ये दिखाने के लिए इनके पास अगर कुछ है तो आगरा का एक्सप्रेसवे है या कैंसर इंस्टीट्यूट, आज भी ये शुरू नहीं कर पाए। पुलिस की सिग्नेचर बिल्डिंग जो हमने बना के दी, 1090 का जो हमने टेक्निकल जो नो-हाउ करके दिया था, तो इन चीजों को नहीं। हमारी प्रायोरिटी हमेशा रही है कि जो विकास का जो मतलब है उसमें हर चीज शामिल है। लेकिन आपने स्पेसिफिक सवाल किया कि आपने ज्ञान की बात नहीं करी। ये ज्ञान की बात नहीं है, ये जनता से जुड़ी हुई बात है जिनको हम लगातार उठा रहे हैं। सवाल भी आप कर रहे हैं, जवाब भी आप दे रहे हैं। आपने कह दिया कि कानून व्यवस्था को आपने शशांक जी, आपके विकास मॉडल की आपने बात कर दी। अब मैं आपको बता देता हूं 2012 से 17 तक का, जो 2012 से 17 तक अपराधों को कैसे आपने काबू किया है, जरा उसके कुछ नमूने मैं भी बता देता हूं। रेप, मर्डर, दंगे, किडनैपिंग और दहेज हत्या, पहली बार आपकी सरकार में 2012 से 17 के कार्यकाल में देश में इन पांचों अपराधों में उत्तर प्रदेश पहला स्थान हासिल किया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी है। हत्या, दंगे, किडनैपिंग, रेप, दहेज हत्या, ये पांचों जो अपराध के 5 ये बिंदु हैं, ये पांचों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पहली बार समाजवादी सरकार में हुआ। ये आपकी पहली उपलब्धि थी। इसके बाद दूसरी उपलब्धि आपको बताता हूं। 71% सपा विधायक, नेता या मंत्री, 71% जो अपराध हुए आपके सपा के कार्यकाल में, 100 में से 71 अपराध समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के मंत्री या बड़े नेता उसके जिले में हुए। आखिर ये क्यों? आपके जहां पे आपके विधायक या मंत्री थे वहां पे तो चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए थी व्यवस्था, वहां पे हुए। लखनऊ में, मैं आपको लखनऊ में 1 साल का आंकड़ा बताता हूं, 2,78,000 अपराध हुए और लखनऊ में 9 में से 7 विधायक आपके थे और 3 मंत्री थे अखिलेश यादव जी की सरकार में, और 1 साल में 2,78,000 अपराध के मामले दर्ज हुए। अब बताइए आप। मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि वो जो अपराध हुए कि उन अपराधों की तो आपने गिनती बता दी, लेकिन उन अपराधों को रोकने के लिए मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जो डायल 100 की जो व्यवस्था, जो सबसे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था मानी जाती है, पुलिस फोर्स को बढ़ाने के लिए जो सिपाहियों की भर्ती और जो पुलिस फोर्स को बढ़ाने के जो काम किए गए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कैसे करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा आप फोर्स को जल्दी से मौके पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप पुलिस फोर्स को बनाएंगे, तभी तो जाके आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल। डायल 100 से सिर्फ अपराध रुकेगा? शाहजहांपुर में आज भी
आज बलिया में पत्रकार की हत्या हुई है, पूरे प्रदेश में उस हत्या को लेकर के गूंज, सियासी संग्राम भी है, वो हत्या को लेकर के पूरे प्रदेश में गूंज भी है। आप बताइए, शाहजहांपुर में एक पत्रकार की जोगेंद्र की हत्या हुई और मरते वक्त पत्रकार जोगेंद्र सिंह की आखिरी गवाही जो थी उसमें आपके मंत्री राममूर्ति वर्मा का नाम लिया पत्रकार ने। क्या हुआ? डायल 100 से सजा मिल गई? क्या हुआ जोगेंद्र के हत्यारों का, जिन्होंने जिंदा जला दिया था? जोगेंद्र जी की हत्या के संदर्भ में जो उन्होंने जो चीज दी गई, वो सारी चीजें, ऐसा तो है नहीं कि उसको कानून के दायरे से वो दूर रही, वो न्यायालय तक वो चीजें वहां पर पहुंची। ऐसा भी नहीं हुआ कि पुलिस के उस मैटर को जो है वो प्रोटेस्ट नहीं किया गया। मैं आज की बात बता रहा हूं, लखीमपुर खीरी में, चूंकि छोटा शहर है, आज यहां पर अभी 10 दिन पहले एक दलित बालिका की हत्या हुई रेप के बाद। आज जो है फिर वही घटना यहां पर हुई। एक लड़की जो है बेचारी लखीमपुर में नीमगांव थाने में सुबह 8 बजे अपना फॉर्म भराने जाती है और शाम तक नहीं मिलती। सुबह आज उसकी जो है अर्थव्यस्त हालत में उसकी लाश मिलती है। और ये घटना लखीमपुर हो, कन्नौज हो, सीतापुर हो, गोरखपुर हो, इन घटनाओं का तारतम्य जारी है। और मेरा अपना स्पष्ट रूप से मानना है कि एक संदेश होता है कानून व्यवस्था में, जब पुलिस इंस्पेक्टर के हत्यारों को गरिमा मंडित, महिमा मंडित किया जाता है, तब अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। और सबसे आसान चीज, 2 बातों को मैं कहता हूं, अगर मिसाल में आशीष जी आप इस पे एग्री करेंगे। शशांक जी, आपकी बात समझ गए कि अब जो है हत्यारों को, पुलिस के हत्यारों को महिमा मंडित किया जा रहा है, इसलिए कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। हम ओंकारनाथ फिर आपके पास आएंगे, ओंकारनाथ जी के पास चलने का वक्त है। उसके पहले खाली आपको एक चर्चा, एक जानकारी में देना चाहूंगा कि कानपुर के कल्याणपुर में जमीन खरीद के मामले में सपा नेता अशोक शुक्ला थे। अशोक शुक्ला ने चौकी में घुस के 2 सिपाहियों को पीटा था। शामली में समाजवादी पार्टी के नेता के पुत्र ने जो है पुलिस वाले को सड़क पे दौड़ा के मारा था। लखनऊ के सर्वोदय नगर का मामला भी आपको पता होगा, पुलिस वालों को समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कैसे पीटा था। ये जो है आज हत्यारों का महिमा मंडन करके आप अपने 5 साल के जो आपके कारनामे थे उनसे आप नहीं बच सकते हैं। वो आज जो हो रहा है उसका जवाब शैलेश सिंह सैलू देंगे, लेकिन आप भी 12 से 17 तक कितना कानून व्यवस्था सुधारे हैं या उसके लिए कितनी ठोस कोशिशें किए हैं, वो भी प्रदेश की जनता के सामने आएगा। चलिए ओंकार जी, आज कोहराम है, संग्राम है प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले पर। आखिर आप ये बताइए कि कानून व्यवस्था के सुधार के लिए पिछले 15-20 सालों में, हालांकि आप यहां पर इसलिए बच जाएंगे क्योंकि आप पिछले काफी समय से 3 दशक के करीब हो गए आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर हैं, तो इसलिए आपके पास है कि हम सत्ता में नहीं रहे इसलिए हम नहीं कुछ कर पाए, लेकिन उसके पहले भी कुछ नहीं किया है। तो आप ये बताइए, आखिर 15 साल में कोई भी तो धुला हुआ दूध का धुला नहीं निकल रहा है, चाहे वो 7 से 12 हो, 12 से 17 हो, या फिर ये वर्तमान सरकार हो। ओंकारनाथ जी, सबसे पहले तो मैं बलिया में जो पत्रकार की हत्या हुई है उस पर शोक प्रकट करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनके परिवार को शक्ति दे ताकि वो इस आघात को सहन कर सके। आपने बहुत सारी बातें अभी शशांक जी को कही, ये बात आपको शैलू जी को कहनी चाहिए थी। शशांक जी को कह के क्या फायदा? शशांक जी के पार्टी में अगर वो गलतियां हुई तो जनता ने सजा दे दी। वो शैलू जी को समझाना चाहिए था कि भाई देखो वो ये नहीं माने, आप भी नहीं मान रहे हो तो आपका भी यही हश्र होगा। सवाल इस बात का है, जब सरकार चाहेगी सुधार करना तब ना। सरकार तो अंक गणित जानती है, अलजबरा और ज्योमेट्री जानती ही नहीं है। उसको मालूम है कि मुख्तार अंसारी हैं, वो क्या कहते हैं इलाहाबाद का कौन क्रिमिनल है भाई शशांक जी, वो एक है, वो 2-3-4 क्रिमिनल जो बड़े बड़े हैं उनको हम बंद कर देते हैं, 3-4 इनकाउंटर कर दिया और 10-20 अंदर कर दिए, तो इससे नहीं कुछ होने वाला है। आज जो नौजवान लड़का जो फिरौती कर रहा है, जो हत्याएं कर रहा है, जो रेप कर रहा है, उसकी पुलिस कोई लिस्ट नहीं बना पाती है और इसलिए ये हत्याएं हो रही हैं, ये रुक नहीं रही हैं। सेकने को, चिल्लाने को हम भी चिल्ला सकते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, बहुत वो हो रहा है। आपने कहा कि आपने भी गलतियां की हैं, आप बताइए कांग्रेस के रिजीम में किस तरह से, क्या इस तरह से खुलेआम रेप होते थे? कहीं इस तरह से कुछ होता था? बताइए कोई एक इंसिडेंट बताइए कि बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो हो जाया करता था, अगर आपको याद हो। और याद नहीं है तो आरोप लगाने भर से काम नहीं चलता है।
एक चीज। दूसरी चीज, सरकार को ये देखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो उसके पास मशीनरी है उसमें क्या और वृद्धि की जा सकती है, और जिन मशीनरी से चाहे तो इससे भी ये काम कर सकती है। पहले बीच का सिपाही, बीच का दरोगा लोगों से मिला करता था, उनसे मोहल्ले वालों में जाके बात करता था, पूछता रहता था कौन नया बदमाश हो रहा है, कौन लड़के मन बढ़ू हो रहे हैं। आपने एक स्क्वाड बनाया मजनू वाला, उसको भी आप नहीं चला पाए। आपकी पुलिस ने इस तरह से शुरू कर दिया, उनकी पुलिस ने, सरकार की पुलिस ने इस तरह शुरू कर दिया कि उसमें दुनिया भर की आवाजें उठने लगी। भाई आप जी अब जनता बहुत जागृत हो गई है, और जनता जब जागृत हो गई है तो उसके हिसाब से आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जब आप कार्रवाई को ढिलाई छोड़ेंगे तो हमेशा से ये प्रॉब्लम्स आएंगे। जी आशीष सर, हमारे साथ AK जैन जी जुड़ चुके, रिटायर्ड IPS। ओंकारनाथ जी आपकी बात आ गई। आशीष जी, आपने एक बात कहा कि शैलेश सिंह सैलू से सवाल पूछना चाहिए, तो आज की जो स्थिति है उस पर शैलेश सिंह सैलू ही जवाब देंगे। लेकिन आपकी ये जो बात है कि जो खामियाजा मायावती के शासन से अगर जनता नाराज हुई तो अखिलेश यादव जी को ले आई, अखिलेश यादव जी से नाराज हुई तो योगी जी को ले आई। आखिरकार जनता 5-5 साल चले जाते रहे, 5 साल के बीच में ये बहस, ये सुधार क्यों नहीं कोई हो सकती है? जी आशीष सर, हमारे साथ AK जैन जी जुड़ चुके हैं। क्या जनता चली जाएगी हमेशा लगातार? हमारे साथ AK जैन जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड IPS हैं, चर्चा के लिए। AK जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो विभिन्न राजनीतिक दल अपना रुख रखते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, विपक्षी दल सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पे अटैक करती है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे बलिया में पत्रकार की हत्या हुई है, ये सनसनीखेज घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है, तो इसलिए स्वाभाविक है कि कुछ इसकी आलोचना होगी। पर ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये तो अब जब तक कि तनाव नहीं हो जाएंगे लगातार ये लॉ एंड ऑर्डर एक उत्तर प्रदेश में मुद्दा बना रहेगा। क्राइम होते रहेंगे, क्राइम पहले भी होते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, मैंने भी यहाँ 37 ईयर्स की सर्विस की है, मुझे कोई ऐसा साल याद नहीं है जबकि लोगों ने कहा हो कि हाँ साहब अपराध खत्म हो गए या अपराध बहुत कम हो गए। तो अपराधों से तो निरंतर लड़ाई चलती रहनी चाहिए यूपी पुलिस की। और कभी अपराध होंगे, कभी पुलिस किस पड़ेगी, कभी अपराधी कोई अपराध कर देगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे ये बलिया का केस है, इसमें अभियुक्त गिरफ्तार करें, वेपन की बरामदगी करें, इन पर गैंगस्टर एक्ट लगाएं, इनको रासुका के तहत इनको निरुद्ध करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्दी चार्जशीट फाइल करें, जिससे कि ये बेल पर बाहर न आने पाए और जेल के अंदर रहते रहते ही इनका ट्रायल शुरू हो जाए और सजा हो जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाएं ऐसे केसेस को, तो ये किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से इस समय कानून व्यवस्था, आपके पास तो पूरे पुलिस महकमे की जिम्मेदारी रही है। जैन साहब, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं कि अपराध को शून्य नहीं किया जा सकता, अपराध खत्म नहीं होंगे, लेकिन क्या अपराध कम भी नहीं होंगे? मुझे बहुत आपकी आवाज नहीं आ रही है मोबाइल पे, पर अपराध के बारे में पूछा है। अपराध के आंकड़े सरकार ने रिलीज किए हैं, हालांकि मैं कभी भी आंकड़ों से बहुत सहमत नहीं हूँ, पर जो आंकड़े रिलीज हुए हैं उसमें गिरावट है, और गिरावट बहुत स्वाभाविक चीज नहीं है। जब आपकी आबादी बढ़ रही है, माइग्रेंट लेबरर्स, प्रवासी मजदूर हैं, वो बड़ी संख्या में प्रदेश में लौट रहे हैं, गांव-गांव में भूमि संपत्ति विवाद खड़े हो रहे हैं क्योंकि वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि अपराध बढ़ जाएंगे प्रदेश में पिछले सालों से, ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। अपराध तो होंगे। जैन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे चैनल हेड ने आपसे ये सवाल किया है कि जिस तरीके से इस समय सियासी घमासान चल रहा है, आपने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, लेकिन क्या इस तरीके से जो अपराध है कम हो जाएंगे? नहीं, अपराध जो है, देखिए कई स्टेजेस होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। आपको पहले से अभी सूचना मिल गई और आपने अपराध को घटित होने से पहले रोक लिया। नंबर 2 है कि जब अपराध घटित हो गया तो उसके बाद आपका रिस्पॉन्स क्या रहा, आप क्या कार्रवाई की, आपने कैसे उसको पकड़ा, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां की गई जिससे कि उनके हौसले
एक नजीर बने प्रदेश में कि हाँ भाई ये घटना हुई थी, इसमें पुलिस ने एके जैन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने लंबे समय तक पुलिस सेवा को, पुलिस सिस्टम को देखा है, आपने कई सरकारों के साथ काम किया है, आपको पिछली सरकार से इस सरकार के कार्य प्रणाली में अपराधों पे काबू करने के तरीके में कोई फर्क नजर आ रहा है? जैन साहब, लगता है संपर्क टूट गया है। आशीष सर हमारे साथ एके जैन जी जुड़े हुए थे। चलिए, एके जैन साहब हमारे साथ अब नहीं है जी। एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद, सृष्टि, ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है। नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया। हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के मुद्दे में बात कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर। सियासत कब तक? क्या सिर्फ कानून व्यवस्था बची है जिसको लेकर के विपक्ष सवाल खड़े करे, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार बयानबाजी करे, ट्विटर पर वार किया जाए? क्या सिर्फ कानून व्यवस्था है? क्या और कोई मुद्दे बचे ही नहीं है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आशीष सर, आपके पास में आऊंगी। सबसे पहले सृष्टि, शैलेश सिंह सैलू के पास चलना चाहूंगा। जी सैलू भाई, बलरामपुर से आतंकी पकड़ा गया अबू यूसुफ, बलरामपुर से अभी जो आतंकी पकड़ा गया अबू यूसुफ, उसकी पत्नी ने खुद मीडिया के सामने यह बताया कि वो 2 साल से बम और बारूद इकट्ठा कर रहा था। उसकी पत्नी ने मीडिया को यह बात बताई। क्या बलरामपुर, आपके क्षेत्र की ही बात में इसलिए उठा दिया, क्या बलरामपुर की लोकल पुलिस, LIU, इंटेलिजेंस, ये इसका फेल्योर नहीं है? घर पे थे नहीं, बहुत सालों से वो घर से भागा था। उनके पिताजी, उनके सारे लोगों का था कि उस क्षेत्र के लोगों का भी कहना था कि वो पढ़ने के लिए बाहर गया था, तब से यहाँ पर नहीं आया।
और वहाँ बाहर क्या कर रहा था, बहुत सारे लोग जो घर से बाहर जाते नहीं हैं, तो उसकी जानकारी पत्नी घर जो वालों बता रही है कि बम बारूद इकट्ठा कर रहे थे, तो वो कहाँ के बारे में बता रही है? कहाँ पे बम बारूद इकट्ठा कर रहे थे वो? बलरामपुर एक बहुत छोटा जिला है और वहां से लोगों के मतलब उतने ज्यादा संपर्क नहीं। जैसे हम लोग भी पढ़ने आए थे लखनऊ में, तो वहाँ के नहीं घर वालों को हर चीज की सूचना थोड़ी होती थी कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बैठे हैं। आज का समय दूसरा है और पहले के समय में या उसमें छोटे जगहों पे घर परिवार वाले उनके बच्चों को भेजते थे बाहर पढ़ने के लिए। बच्चा पढ़ छुट्टी में त्योहार में घर जाता था तो उनसे सूचना होती थी, बात चलती थी, पैसे की जरूरत हुई भेज दिया गया। तो ये चीजें नहीं कि बलरामपुर की उसमें बात है कहीं के वह कोई व्यक्ति किसी अपराध में लिप्त हो सकता है। बलरामपुर कोई व्यक्ति विशेष में नहीं आता है कि बलरामपुर की घटना है या बलरामपुर के लोग हैं तो वो अलग से कुछ कर रहे होंगे। हर जगह की घटना हो सकती है कहीं ना। ये बलरामपुर से एक देश भर की खबर बनी, बलरामपुर से एक बड़ा आतंकी, बलरामपुर से जुड़ा हुआ, बलरामपुर का रहने वाला बड़ा आतंकी पकड़ा गया। क्या कुल मिला जुला के आप उसमें बलरामपुर पुलिस, वहां के एलआईयू को आप फेल नहीं मानते हैं? नहीं, बलरामपुर पुलिस है, बलरामपुर एलआईयू के लोगों का जब वो घर पे आता ही नहीं था तो उनसे ज्यादा वो नहीं था कि कभी कोई घर आया छुट्टी में त्योहार में तो आदमी सैकड़ों लोग आते जाते हैं। तो इस तरह की घटना का या कोई ऐसी कोई संदेह होती, कोई पता होता तो उसमें बलरामपुर की पुलिस उसका करती। लेकिन जो चीजें बाहर से दिल्ली में पकड़ा गया व्यक्ति, दिल्ली में रह रहा है। बलिया चलते हैं, बलरामपुर से बलिया चलते हैं। बलिया में आज पत्रकार के पिता ने सीधा आरोप वहां के थानेदार पर लगाया कि थानेदार ने हत्या करवाई है। हालांकि मुकदमा दर्ज किया गया, वो अलग बात है, लेकिन क्या थानेदार और अपराधी मतलब पुलिस अपराधी का गठजोड़ कानपुर से लेकर के बलिया से लेकर बुलंदशहर बागपत पूरे प्रदेश में कानपुर जो है कानपुर वाला फॉर्मूला है अपराधी और पुलिस का गठजोड़? आपराधिक वारदातें होना अलग चीज है और उस पर नियंत्रण करना, कि उस पर तुरंत संज्ञान में लेना और उस पर नियंत्रण करना, उसको काबू में करना, उसके आपराधिक गतिविधियों को उस पर लगाम लगाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और आज आप देख रहे होंगे कि तुरंत कोई ऐसी घटना होती है उसमें कितने दिनों के अंदर, यहाँ तो पिछली सरकारों में डीजीपी तक ने कह दिया था कि हम उनको पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। ये तक स्थितियां थी उस समय, और आज कोई ऐसा अधिकारी नहीं कह सकता कि हम उसको पकड़ने में सक्षम नहीं हैं। अगर कोई ऐसी वारदात, ऐसी कोई घटना होती है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसका परिणाम आपको दिखाई पड़ता है। अपराध होना एक अलग चीज है और कानून व्यवस्था का पालन करना, कानून व्यवस्था का पालन करवाना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। हमारे मन में क्या है, हम अपने घर से निकले हैं, आज हम किसको मारेंगे, किसको पीटेंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन उस पर नियंत्रण करना, अगर हमने किसी को मारा उस पर तत्काल कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये आप सुनिश्चित करिए कि आज के समय में ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। हमने कहा पिछले 2016 से अब तक 30% गिरावट आई है अपराधों में। जो घटनाएं थी, अभी आप चर्चा कर रहे थे डायल 100 की, डायल 100 का क्या काम था, 112 का क्या काम है। आप देख रहे होंगे कि अलग कानून व्यवस्था चला रहे थे, अलग एक थाना क्षेत्र चला रहे थे डायल 100 के, कि हमारी कंट्रोलिंग तो लखनऊ से है। थाने मुताबिक प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, पुलिस सक्षम है, पुलिस अपना काम कर रही है। ओंकार नाथ जी, शैलेश सिंह सैलू के मुताबिक आप लोग फिजूल में हंगामा कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहे हैं। प्रदेश में सब कुछ ठीक है, अपराधी डरे हुए हैं, पुलिस का इकबाल कायम है, इकबाल कायम ही नहीं है, बुलंद है। ओंकार नाथ जी, तो अच्छी बात है, अगर ये सोच रहे हैं तो सोचे, हम इनको बधाई देंगे और इसी तरह से सोचते रहें और व्यवस्था आगे बढ़ती रहेगी, इनको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। हम क्यों समझाएंगे इनको कि नहीं आगे व्यवस्था बड़ी खराब है। अगर ये अपनी व्यवस्था से संतुष्ट है और आप भी संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं इनको, आपको भी बधाई देते हैं। हमें कुछ बोलना ही नहीं, इसके अंदर जनता बताएगी इनको कि कैसे संतुष्ट हो भैया, किस तरह से हो। तो घर के अंदर बैठ के मस्ती से दिखाई पड़ेगा सब अच्छा ही अच्छा लग रहा है तो उसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है भाई साहब, घर के अंदर कौन बैठा है। प्रशासन में क्या होता है, हर चीज को एक मिनट चलो जी, एक मिनट, हम बोल ले फिर आप बोल लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम बोल ले फिर बोल लीजिएगा। गाँव में है, शहरों में है,
और विकास हम बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। आज आप देखे हो, मैं छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। फिर सैलू जी, आप ओंकारनाथ जी की बात आ जाए दीजिए। आशीष जी, एक मिनट, हम छोटी सी बात करना चाहते हैं। और क्षेत्र में भी अभी आपने चर्चा किया कि क्या कानून व्यवस्था के अलावा भी कोई क्षेत्र है। आज आप देख रहे होंगे कि 70 साल में 9 मेडिकल कॉलेज और 3 साल में 35 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स। आपने देखा होगा तुलसीपुर मेरे तहसील में पूरे उसमें अन्य सुविधाएं भी, व्यवस्था भी होती हैं। एक भी गैस एजेंसी नहीं थी, आज 4 साल के अंदर 16 गैस एजेंसियां हैं। तो कई ऐसी चीजें भाई, हैं। एक मेडिकल कॉलेज खुलने में बड़ा समय लगता है। पहले से चल रहे थे, आपके समय में पूरे हुए। आप उसको अपने काउंट मत कीजिए, बन रहे थे तब आपके समय में पूरे हुए। एक मेडिकल कॉलेज 2 साल कॉलेज पे, आज मेडिकल कॉलेज पे चर्चा नहीं है, आज मेडिकल कॉलेज पे चर्चा नहीं है। आज कानून व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे जो सियासत हो रहा है उस पे चर्चा हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है। आज लॉ एंड ऑर्डर क्यों गड़बड़ है, उसका रीजन जान लीजिए। उसका रीजन जानेंगे तो हो सकता है आपके माध्यम से सरकार के कुछ अधिकारी सुन रहे हो तो उसको देखे। वो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज आदमी जो है वो जिले में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, जिले के प्रशासन में। उससे सीधे मुख्यमंत्री के पास आना चाहता है। और मुख्यमंत्री क्या एक सेल बना हुआ है, जो कोई आप शिकायत वहां कीजिए, चाहे आप ईमेल से कीजिए, चाहे आप जाके चिट्ठी दीजिए, वो तुरंत जिले में चली जाती है। तो सबसे पहले जिले के अधिकारी उस शिकायत का निवारण करने में लग जाते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि जो प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो खत्म ही नहीं हो पाती है और बढ़ती चली जा रही है। दूसरे, जनता में भय नहीं रह गया पुलिस का। कानून का शासन जो है इकबाल से चलता है। थाने में कोई इतनी कुछ नहीं रहती है, लेकिन अगर एक सिपाही ये पहरा रहता है तो आदमी को भय रहता है कि अंदर घुसेंगे और बिना किसी उसके जाएंगे तो हमें क्या कहते हैं, परेशानी हो जाएगी। तो जब तक आपको प्रशासन का भय नहीं रहेगा तब तक आप चाहिए कि कानून व्यवस्था दुरुस्त कर ले, वो नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। कप्तान को पूरी पावर देनी पड़ेगी। आधे से ज्यादा थाने के जो इंचार्ज होते हैं हर जिले में, वो मुख्यमंत्री के रिकमेंडेड किए हुए लोग होते हैं। वो दरोगा जो है कप्तान को समझता ही नहीं है, ना तो वो डीआईजी। ओंकारनाथ जी, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं इसमें अपनी बात एक जोड़ना चाहूंगा कि कप्तान को पूरी पावर दी जाए, कप्तान के हाथ में सब कुछ हो, ईमानदारी से कप्तान काम करे। मुख्यमंत्री जी, जहां तक अभी की बात है और प्रदेश की जनता भी जो देख रही है या कह रही है, मुख्यमंत्री जी की ईमानदारी पे तो अभी सवाल कोई फिलहाल नहीं उठा रहा है। आप पुलिस के कप्तान को पावर देने की जो बात कर रहे हैं, तो अभी देखा आपने कि बढ़ते अपराधों को देख करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ कप्तानों के तबादले किए और उसमें से 2 कप्तान तबादला के जैसे उनको ये जानकारी मिली कि उनका तबादला हो गया है, आजमगढ़ में थे त्रिवेणी सिंह जी और संजीव त्यागी बिजनौर में थे। इन दोनों को जैसे ही खबर मिली कि उनका तबादला हो रहा है, उन्होंने रातों रात जो है बोरी भरी, झोला भरा, जो भी भर पाया भरा और थाने बांट दिए। तो अगर आज जब इनको पूरी पावर, पूरी आजादी नहीं मिली है तब ऐसा कर रहे हैं, अगर आजादी दे दी जाए तो क्या ये ऐसे ही कानून का खौफ पैदा करेंगे अपराधियों में? आप कहते हैं ढिलाई नहीं है तो मैं इसको मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, भाजपा गवर्नमेंट का उदाहरण देता हूँ। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब मैं सरकारी सेवा में था। मैं मुख्य व्यवस्था अधिकारी था यूपी निवास का। और वहां पे आगरा के एक ओंकारनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? जी, शशांक यादव की तरफ रुख करते हैं। शशांक जी, आप ये बताइए कि मैं एक जो है 2016 में 28 जून को मायावती ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसी से हम आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अगर सपा सरकार निकली तो प्रदेश की जेलें छोटी पड़ जाएंगी और समाजवादी पार्टी खाली हो जाएगी। आज भी मायावती ने, आज भी योगी आदित्यनाथ सरकार पे भी कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। तो आपके सरकार में आपने डायल 100 को बार बार कहा कि डायल 100 से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था एकदम
बदल जाती, दुरुस्त हो जाती। आपके समय में कानून व्यवस्था, ये 2016 का मायावती का स्टेटमेंट है, यानी आपके सरकार के अंतिम समय, करीब करीब अंतिम समय में ये बोला गया मायावती की तरफ से। तो आपके पूरे 5 साल में कानून व्यवस्था में कोई सुधार क्यों नहीं हो पाया? क्यों शाहजहांपुर कांड, क्यों अमिताभ ठाकुर का विवाद, क्यों कानपुर, शामली, बदायूं रेप, दादरी कांड, मथुरा कांड, मुजफ्फरनगर दंगे, ये होते चले गए घटना दर घटना, अपराध दर अपराध। आखिर क्यों काबू नहीं पा सके आप लोग? नहीं, अब काबू वही मैंने कहा ना कि जैसे भी बात चल रही है कि कानून व्यवस्था की स्थिति हमेशा सरकार से ही पूछी जाएगी और कानून व्यवस्था जनता सवाल करेगी, विपक्ष सवाल करेगा। जिन मुद्दों को उस समय मायावती जी मुख्य विपक्षी दल के रूप में थी तो उन्होंने सवाल किए। मैं आपसे खाली एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जैसे आप कह रहे हो कि मुकदमे IR के लिखे जा रहे हैं, कानून व्यवस्था इसी से रुकती है। मैं तो बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आप मीडिया में हो, आप बड़ी आसानी से इसको चेक कर सकते हो कि आज की तारीख में हर कप्तान, जिला मुख्यालय पे आप चले जाओ, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं, एक लंबी लाइन लगी होती है DM के यहाँ और कप्तान के यहाँ, और एक जितने मुकदमे FIR से दर्ज हो रहे हैं उससे कम मुकदमे 156(3) की अदालतों में नहीं आ रहे हैं। आप तो खाली एक उदाहरण कर लो कि 156(3) के जरिए जितने मुकदमे FIR के जिन पे दर्ज हुई है और लगभग सब में चार्जशीट लग रही है। तो ये चीजें ये शामिल करती हैं कहीं ना कहीं पर कि FIR मुकदमा के रजिस्ट्रेशन में अभी भी ये होता है कि क्राइम नंबर बढ़ने ना पाए, अपराध कम से कम लिखे जा रहे हैं और कानून व्यवस्था प्रभावित वहीं पर हो रही है कि जहां पर पिक एंड चूज करके थाना अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है, मनमाने ढंग से हो रही है। तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में हमेशा दिक्कत आएगी और लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा जज जनता होती है। शशांक जी आपकी बात समझ में आ गई। अब मैं सैलू आपकी तरफ आना चाहूंगा और AK जैन जी की बात को भी उसमें मैं जोड़ते हुए कि कानून व्यवस्था की हालत जो है सुधर रही है, अपराध कभी खत्म नहीं हो सकते, अपराध खत्म कभी नहीं हो सकते, ये सब लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं, अपराध खत्म नहीं हो सकते। लेकिन क्या अपराध कम न होने के पीछे अपराध को राजनीति का संरक्षण, पुलिस पर राजनीति का प्रभाव, ये क्या जिम्मेदार नहीं है? क्या अगर अपराध, अपराधी और अपराधियों के संरक्षक इन तीनों को राजनीति में अछूत मान लिया जाए तो क्या अपराध कम नहीं हो सकते हैं? अच्छा, सैलू तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। ओंकार नाथ जी, जो सवाल मेरा सैलू के लिए था वही मैं आपसे करना चाहता हूं कि क्या अगर अपराध, अपराधी और अपराधियों के संरक्षक इनको राजनीति में अछूत मान लिया जाए, मैं जैन साहब के जो है बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि अपराध कम हो रहा है और खत्म नहीं हो सकता। खत्म नहीं हो सकता है तो कम तो हो सकता है। और क्या जो है अपराध, अपराधी और उसके संरक्षक, इनको राजनीति के लिए अछूत नहीं घोषित किया जा सकता है, माना नहीं जा सकता? जो बड़े नेता हैं वही कर सकते हैं ना, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता है। ये तो जो पार्टी होती है वो सबसे पहले समझती है कि थानेदार हमारी पसंद का होना चाहिए। सारे विधायक, सारे मंत्री चाहते हैं कि उसके क्षेत्र में थानेदार उसकी पसंद का हो और फिर सिफारिश करे तो तुरंत उसकी बात सुन ली जाए। तो वो थानेदार किस तरह से, आप बताइए, अपराध को कंट्रोल करेगा कि जब मिस्टर A को उसको बंद नहीं करना है और मिस्टर B और C को बंद करना है तो A तो मनमानी कर रहा है, तो भय तो खत्म हो रहा है लोगों का धीरे धीरे। तो इन सब चीजों को करने के लिए एक स्ट्रांग विल पावर की जरूरत है। पहले शुरू में योगी जी ने कोशिश की थी, लेकिन वो भी इस व्यवस्था के सामने कुछ कर नहीं पाए और इतनी बड़ी बड़ी वारदातें हो गई उनके जमाने में कि अब मुझे नहीं लगता कि उनके कार्यकाल में पुलिस में कोई सुधार हो पाएगा। क्योंकि देखिए, आज तक क्या होता था, अपराधी पुलिस से भिड़ता नहीं था, वो भागता था। जब गोली चलती थी तो वो अपने बचाव में गोली चलाता था, उसमें पुलिस वाले को लग जाए तो लग जाए। अब क्या हो रहा है, अपराधी ने जिस तरह से कानपुर में घेर के पुलिस वालों को मारा है, अब ये अपराधियों के लिए एक मौका मिल गया है कि उनके दिमाग में ये भी आ गया है कि जो हमारा इनकाउंटर करने की कोशिश करे उसको गिरा दो मार के। तो ये जो चीज बड़ी है, ये बहुत खतरनाक चीज बनी।
ओंकार नाथ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक सत्ता यानी राजनीतिक दल जो भी हैं, सत्ताधारी विपक्ष जो भी हैं, ये जब तक अपराध और अपराधी को अछूत नहीं मानेंगे और पुलिस को अपने प्रभाव से मुक्त नहीं करेंगे, सत्ताधारी दल खासकर, तब तक अपराध पर काबू नहीं पाया जा सकता है। खासकर जघन्य अपराधों पर, संगठित अपराधों पर काबू नहीं पाया जा सकता है। बसपा का कोई प्रतिनिधि हमारे डिबेट में नहीं होता है, मौजूद होता है किसी भी डिबेट में, इसलिए मैं यहां पर बसपा को भी नहीं छोड़ना चाहता हूं। बसपा का भी कुछ जो है दस्तावेज आपके सामने चाहता हूं रखा जाए। बसपा बार बार ये बात होती है, तमाम जो है सोशल प्लेटफॉर्म पे या अलग अलग जगहों पे बसपा के लोग कहते भी हैं, टीवी पे नहीं आते लेकिन अलग अलग जगहों पे कहते हैं कि बसपा के समय में प्रशासन सबसे दुरुस्त होता है, जो है कानून व्यवस्था सबसे चाक चौबंद होती है, अपराधी थरथराते हुए रहते हैं। लेकिन बसपा के भी समय की हालत आपको बताऊं कि सिर्फ पार्टी से जुड़े हुए लोगों की कहानी आप समझ लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी आपको। फरवरी 2011 में कालपी के विधायक छोटे सिंह चौहान, दलित महिला से रेप का इन पे आरोप लगा और बेटी समेत पीड़ित की हत्या कर दी गई। 2012 में दोबारा टिकट दिया गया और चुनाव लड़े। जनवरी 2008 में विधायक योगेंद्र सागर पर बदायूं की एक लड़की का अपहरण करने और रेप का इन पे मुकदमा दर्ज हुआ। शिकायत जो है जब लड़की ने की तो लड़की के ही 2 भाइयों पे जो है मुकदमा कर दिया गया, मामला दर्ज कर दिया गया। बाद में जो वकील थी साधना शर्मा का कत्ल कर दिया गया। 1 जनवरी 2009 को मत्स्य आयोग के चेयरमैन थे राम मोहन गर्ग, इन पे यौन शोषण और मारपीट का जो है मामला दर्ज हुआ। 2010 में बांदा के नरैनी से विधायक पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी पर कार्यकर्ता की बेटी से रेप का आरोप लग गया और शिकायत करने पे उसे ही जो है चोरी के आरोप में जेल में डाल दिया। यहां तक कि उस समय के कैबिनेट सचिव जो थे उन्होंने भी उस पीड़िता को झूठा, फरेबी और चोर कहा। हालांकि बाद में कोर्ट का दखल हुआ और 10 साल की जेल हुई। ऐसे बहुत लंबी फहरिस्त है। ये जो है वहां पे कोई जवाब देने के लिए यहां बैठा नहीं है, इसलिए बहुत छोटी सी मतलब उस फहरिस्त में बहुत छोटे से मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए। तो ये है सत्ताधारी दलों का, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी और वर्तमान सरकार, सब पर कहीं कोई भी ऐसा नहीं है कि वो दूध का धुला हो। सत्ताधारी दल से जुड़े लोग अपराधों में संलिप्त रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण में नाम उनका आता रहता है और शायद इसीलिए अपराध पर काबू नहीं पाया जा सका है, इसीलिए पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं बन पा रहा है, पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा है। शशांक यादव, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से, मैं इधर पीछे कोरोना, इधर लॉकडाउन में देहात क्षेत्र में जाने का मुझे काफी मौका मिला है। मैं एक चीज के लिए बहुत चिंतित हो रहा हूं कि आपने गंभीर अपराधों की बात करी, लेकिन मैं इधर लगातार महसूस कर रहा हूं कि छोटे अपराध, चोरियां, छोटे किस्म का ये छेड़छाड़ के मुद्दे जो इस समय बेरोजगारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हुई है, एक बड़ी संख्या में हो रहे हैं जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, और इन्हीं अपराधियों के जो हौसले बढ़ेंगे तो ये गंभीर अपराध करेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जितना फोकस बड़े और गंभीर अपराधों पे हो रहा है, अपराध शास्त्र का जितनी हम लोग को छोटी मोटी जानकारी है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, अगर इन छोटे अपराधों पर तत्काल एक व्यापक किस्म की रोक अगर नहीं लगी तो मैं आने वाले ज्यादा नहीं, मैं महीने 2 महीने के अंदर स्थिति को और गंभीर होता देख रहा हूं। ये मेरी आशंका है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं। आशीष सर, हमारे साथ पास समय बहुत कम है। शशांक जी, छोटे अपराध, मेरा मानना है कि छोटे अपराध सिर्फ पुलिस के इकबाल से, का इकबाल बुलंद होता है तो छोटे अपराध रुक जाते हैं। वो छोटे अपराधियों तक पुलिस का खौफ होना चाहिए। बाकी पुलिस बेसिकली अगर संगठित अपराध को रोकने में कामयाब हो जाए तो छोटे अपराध वाकई अपने आप रुक जाते हैं। जी आशीष सर, हमारे पास समय बहुत कम है, आपकी तरफ से संवाद की टिप्पणी। संपादकीय टिप्पणी की शुरुआत में ओंकार नाथ जी की इस बात से करना चाहता हूं कि ओंकार नाथ जी आज की डिबेट में बिल्कुल साफ पाक अलग रहे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की सत्ता से काफी लंबे समय से दूर हैं।
लेकिन क्या ये अपराध की जो हम बात कर रहे हैं, इस अपराध पर काबू पाने का क्या तरीका है? अपराध को रोकने का या अपराध को कम करने का क्या तरीका है? आखिर इस देश ने पुलिस सुधार के लिए काफी लंबे समय से जो है टकटकी लगाए हुए बैठा हुआ है, देश बैठा हुआ है। ये पुलिस सुधार क्यों नहीं हुए? आप बताइए, जो है 1977 में धर्मवीर आयोग 4 साल में 8 रिपोर्ट दी थी धर्मवीर आयोग ने, ओंकार नाथ जी, लेकिन सब के सब वैसे ही टेबल पे रखे रह गए या रद्दी के टोकरी में डाल दिए गए। आप समझिए कि वो अगर वो सुधार लागू किए जाते जी, पुलिस सुधार, तो कुछ तो फर्क पड़ता। आप उन सुधारों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताता हूं जी। पहला उसमें बिंदु था, हर राज्य में प्रदेश सुरक्षा आयोग का गठन हो जी। साथ ही शांति व्यवस्था से जांच कार्य को अलग कर दिया जाए। शांति व्यवस्था से जांच कार्य को अलग करने का जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था, उस गाइडलाइन में भी ये पॉइंट है कि सबसे बड़ी बात है, मानता हूं मैं, कि अगर पुलिस में जांच का काम और लॉ एंड ऑर्डर का काम अगर इसका बंटवारा हो जाए तो काफी चीजें जो है, जांच की रफ्तार भी बढ़ेगी और लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त होगा। लेकिन इस पर भी कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा पुलिस प्रमुख का कार्यकाल तय करने की बात थी, उनकी नियुक्ति की एक प्रक्रिया तय करने की बात थी, ये भी नहीं हुआ। 1997, ये मैं 77 से लेकर के चल रहा हूं, 97 में इंद्रजीत गुप्ता गृह मंत्री थे। उन्होंने सभी राज्यों को कहा कि पुलिस सुधार अपने अपने राज्य में करें। किसी राज्य ने नहीं किया। तमाम कांग्रेस शासित राज्य भी उस समय रहे होंगे ओंकार नाथ जी, किसी ने नहीं किया। 1998 में जेएफ रिबेरो समिति बनी, उसने भी अपनी संस्तुति दी, सिफारिशें दी, वो भी नहीं सुनी गई। 2000 में, सन 2000 में पद्मना भैया कमेटी बनी पुलिस सुधार के लिए, उसको भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इन सब में ये बात आई कि पुलिस बल को बढ़ाया जाए, महिला कांस्टेबलों को बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि यूएन, संयुक्त राष्ट्र ये कहता है कि 450 की आबादी पे एक पुलिसकर्मी की तैनाती हो, लेकिन हिंदुस्तान की हकीकत जो है वो करीब 732, 735, 730 अलग अलग राज्यों में ये आंकड़ा इसी के आसपास ही घूम रहा है। यहां पर आप समझ लीजिए कि करीब करीब जो संयुक्त राष्ट्र कहता है 450, उसके करीब करीब 2 गुने, पौने 2 गुने आबादी पर यहां पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। तो आप पुलिस सुधार की दिशा में कदम बढ़ाएंगे नहीं, पुलिस सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएंगे तो अपराध पर काबू नहीं होगा, अपराधियों में खौफ नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि थाने जाने में भय जो है ना, ये हमारे यहां नागरिकों को लगता है जी, जबकि नागरिक को थाने जाते समय सुरक्षा महसूस होना चाहिए। वो भय जो थाने जाते समय नागरिक का भय है, होना चाहिए। खौफ ज्यादा किसको होना चाहिए? भय में अपराधी को होना चाहिए। लेकिन हमारे यहां नागरिक थाने में घुसने में भय महसूस करता है। तो आपको इन बिंदुओं पे ध्यान देना होगा, प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। आपको जो है पुलिस बल की प्राथमिकताएं, और ये पुलिस सुधार सबसे जरूरी है। पुलिस सुधार होगा और इन चीजों को, अगर जांच को और जो है लॉ एंड ऑर्डर को अलग किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि जरूर आगे कानून व्यवस्था में सुधार आएगा। जी नमस्कार। जी बिल्कुल सही कहा आपने आशीष सर, ओमकार नाथ जी, शशांक यादव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिरकार कानून पर सियासत कब तक होती रहेगी? सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, लेकिन अभी भी कानून पर सियासत जारी है। सवाल विपक्ष की तरफ से लगातार जारी हैं, लेकिन बात यही है और सवाल यही है कि कब तक कानून को लेकर सियासत होती रहेगी। आज के मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।